नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंसी स्वागत करती हूँ आपका ड्रीम्स फेदर चैनल में। दोस्तों, पृथ्वी पर कभी कभी कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपने छोटे से जीवन में इतना कुछ कर जाते हैं कि उन्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं और ऐसे लोग अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। फ्रांस के इतिहास में भी एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसने फ्रांस के इतिहास को सुनहरा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दुनिया को लीडरशिप के ऐसे पाठ पढ़ाए हैं जो दुनिया भर में गिने चुने ही देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्वविख्यात पराक्रमी योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजेसिया में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लितिजिया था। नेपोलियन के जन्म के समय कोर्सिका द्वीप फ्रांस के कब्जे में था, इसलिए वह जन्म से ही फ्रांस के नागरिक थे, लेकिन वह कोर्सिका को ही अपनी मातृभूमि मानते थे। 3 वर्ष की आयु में ही नेपोलियन ने सैनिकों को देखकर अपनी माँ से कहा था, माँ मैं भी एक सैनिक बनूंगा, मुझे भी इन्हीं की तरह वर्दी बनवा दो और एक बंदूक ला दो। तो इनकी माँ ने कहा था, बेटा नकली सैनिक बनने के लिए बाजार से नकली वर्दी और नकली बंदूक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो तुम्हें असली का सैनिक बनाऊंगी। बस यहीं से उनका भविष्य तय हो गया था। कुछ बड़े होने पर उनका एडमिशन मिलिट्री स्कूल में कराया गया। चूँकि वो पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। पढ़ाई से बचे हुए वक्त में वह साहित्यकारों और वीर सेनानायकों की बुक्स पढ़ते रहते थे। उनका मानना था कि इतिहास बनाने से पहले इतिहास का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। 16 वर्ष की आयु में नेपोलियन को फ्रांस की सेना का सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इससे उसको वापस कोर्सिका जाना पड़ता है। वहाँ रहते हुए वह कोर्सिका को फ्रांस से स्वतंत्र कराने के लिए 2 बार प्रयास करता है, लेकिन दोनों बार असफल रहता है, क्योंकि तब नेपोलियन के पास ना तो इतना धन था और ना ही इतने सैनिक। इधर कोर्सिका के लोगों को लगता है कि नेपोलियन उनको धोखा दे रहा है, इसलिए एक रात उसके घर को लूटकर उसे और उसके परिवार के साथ कोर्सिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इस घटना से उन्हें लगता है कि ऐसे तो वो कभी भी कोर्सिका को आजाद नहीं करा पाएगा। तब उसने निश्चय किया कि वह फ्रांस का ही सम्राट बनेगा, तो कोर्सिका खुद ब खुद आजाद हो जाएगा और इसलिए वह दोबारा मिलिट्री ज्वाइन करता है। 24 वर्ष की उम्र में वह सेना का जनरल बनाया जाता है। दोस्तों, नेपोलियन की खासियत थी कि वह चेहरा देखकर सामने वाले के विचारों को जान लेता था और उनकी कमियां भी पहचान लेता था, जिससे उसे युद्ध करने में काफी मदद मिलती थी। उसने हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा था। रुकना, थकना, आलस्य करना, बहाना बनाना, इन सभी को वह अवगुण मानता था और इन सब के न होने के कारण ही वह बहुत जल्द फ्रांस की सेना का सेनानायक बन गया। अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। दोस्तों, ये नेपोलियन के बारे में बिल्कुल सच है। मैं बात कर रही हूँ 1796 की, जब नेपोलियन ने फ्रांस की सेना की कमान संभाली थी और यूरोप विजय के लिए इटली की ओर चला था। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिलती है और वो पूछती है कि इधर कहाँ जा रहे हो? आगे तो आल्प्स पर्वत है, आगे रास्ता नहीं है। नेपोलियन ने उसे कहा, मैं यूरोप विजय के लिए जा रहा हूँ। तो वृद्ध महिला ने उसे बताया कि आल्प्स पर्वत को आज तक कोई नहीं पार कर पाया है, उसे पार करना बहुत मुश्किल है। इस बात पर नेपोलियन बहुत खुश हुआ और उसे हीरों का हार देते हुए बोला, यह बताने के लिए आपका शुक्रिया कि आज तक उसे कोई नहीं पार कर पाया है, लेकिन अब मैं इसे जरूर पार करूंगा। आगे चलने पर उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। सैनिकों ने कहा, क्या यही आल्प्स पर्वत है? ये तो बहुत बड़ा है। नेपोलियन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह छोटा सा पर्वत आल्प्स पर्वत होगा? और अपने घोड़े को पर्वत पर चढ़ा दिया। अपने कमांडर को देखकर सेना भी पीछे पीछे चल दी। जब उन्होंने पर्वत पार कर लिया तो फिर सैनिकों ने पूछा, अभी कितनी दूर है आल्प्स पर्वत? तब नेपोलियन हंसा और बोला, ये तो वही था जिसे हम सभी अभी पार करके आए हैं, वही आल्प्स पर्वत है। यह सुनकर सैनिक अपने कमांडर की चतुराई से बहुत खुश हुए। दोस्तों, अब नेपोलियन की जीत का दौर शुरू होता है। ऑस्ट्रिया, इटली, रोम, मॉडर्न, नेपल्स, टोस्काना, हंगरी, लगभग सारे यूरोप में उसने विजय प्राप्त की। उसने किसी को बल द्वारा जीता, किसी को बुद्धि द्वारा, तो किसी को बल और बुद्धि दोनों के द्वारा। आमतौर पर सिपाही लड़ाइयाँ जीतते हैं और उनका श्रेय सेनापति ले जाते हैं, लेकिन नेपोलियन अपनी जीत का श्रेय सैनिकों को ही देता था और उन्हें रिवॉर्ड्स भी देता था। सैनिक उससे बहुत खुश रहते थे और उसे प्यार से द लिटिल कारपोरल बुलाते थे। इन सभी विजयों के बाद वह फ्रांसीसियों के लिए भगवान से कम नहीं था, क्योंकि इस समय फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता अधिक थी और अवसर का लाभ उठाते हुए नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया और फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद उसने देश की आंतरिक व्यवस्था सुधारने के लिए नेपोलियन कोड लागू किया, जिसमें उसने धर्म, संस्कृति, चर्च नीति, शिक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, निर्माण कार्य सभी में परिवर्तन किए और प्रशासन की नकेल कसी। साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया।
सम्राट होते हुए भी नेपोलियन प्रतिदिन 18 घंटे काम करता था। उसके एक सहयोगी ने लिखा है कि जितना शासन दूसरे बादशाह ने 100 वर्ष में किया होगा, उससे अधिक उसने 3 वर्षों में कर दिया है। दोस्तों, नेपोलियन बहुत ही साहसी, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कल्पनाशील और अद्भुत क्रियाशीलता के साथ बड़े ऊंचे हौसलों वाला युवक था। यह वही नेपोलियन था जिसने अपनी भाषा और शब्दकोश से असंभव शब्द को हटा दिया था। उसका मानना था कि यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट के जरिए हमें फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।